हेलो चिल्ड्रन, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके अंदर सब टॉपिक्स ये हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। नई कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस टू ओवरकम एंड न्यू नेशन मीन टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग नेशन। स्ट्रॉन्ग नेशन कैसे बनेगी, और डिफिकल्टीज, चैलेंजेस मीन डिफिकल्टीज टू ओवरकम। ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी इंडिपेंडेंस के बाद जिनको हम ओवरकम करेंगे। सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे 3 चैलेंजेस। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने 3 मेन चैलेंजेस थे। फर्स्ट था शेप ऑफ द नेशन, जो डेमोक्रेसी के बाद इस्टेब्लिश करने पे इंडिपेंडेंस के बाद अभी हमारी बाउंड्रीज जो थी स्टेट्स की वो फिक्स नहीं थी। हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स हमें मिले थे जिनकी बाउंड्रीज कुछ भी अभी फिक्स नहीं की गई थी। दूसरा उनके फिक्स करना। दूसरा टॉपिक इसी का सेकेंड चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। अभी तो हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी को कैसे एस्टैब्लिश करना है। वो हमारे सामने दूसरा चैलेंज था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सामने, हमारे लीडर्स के सामने। थर्ड चैलेंज था टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली सम सेक्शंस। सिर्फ कुछ सेक्शंस का नहीं फायदा करना था हमें ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी जो इंटायर सोसाइटी, सारी सोसाइटी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, विमेन है, डाउन ट्रोडन्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, सबका फायदा करे। ऐसी डेवलपमेंट करनी थी, पॉवर्टी को खत्म करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। थर्ड पार्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई थी, उसके बाद जो वहां से रिफ्यूजी आए थे और यहाँ से वहां गए थे उनको, वहां से जो हिंदूज इंडिया में आए उनको डिस्प्लेस करना, उनको रिहैबिलिटेट करना, वो एक पार्ट है इस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, उस पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस मीन रिजल्ट्स क्या हुए। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इंडियन यूनियन के अंदर इंटीग्रेट करना। प्रॉब्लम क्या थी उनको इंटीग्रेट करने के, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट उनको अपने बीच में इंटीग्रेट मीन मिलाना चाहती थी। मेन प्रॉब्लम आई हैदराबाद और मणिपुर के केस को इसमें स्टडी किया गया इस चैप्टर में। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर की भी प्रॉब्लम आई थी इंटीग्रेशन में, और उसके साथ साथ गुजरात में भी मैसूर की भी प्रॉब्लम आई थी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम हैदराबाद और मणिपुर का इंटीग्रेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैसे साइन किया उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिफ्थ इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स तो बन गई लेकिन उनको रीऑर्गेनाइज कैसे किया गया, उनकी बाउंड्रीज कैसे, उनके लिए कौन सा कमीशन बनाया गया, और कौन सी स्टेट थी जैसे कि तेलंगाना थी जिसने सबसे पहले इंडिया के सिस्टम के अंदर ही अपने लिए सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की, और कैसे वो फुलफिल की गई वो सारा एक्सप्लेन करके इसको पूरा करके समझाऊंगी। फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कैसे उस तेलंगाना के बाद और कौन से फास्ट फॉरवर्ड स्टेट जो थे वो क्रिएट किए गए। दिस विल बी द इंडेक्स एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या थे। 14 और 15 अगस्त के बीच में रात को मिडनाइट को, रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलवाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मेकिंग बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे कंट्री का, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी गई जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू वाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसके 2 गोल्स थे डेमोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट करने के, जिसपे एवरीबडी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जवाहरलाल नेहरू जी ने अग्री किया। वो 2 गोल कौन से थे।
एक तो सबसे बड़ा गोल था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट करते हुए, जिसमें कि रियल हेड विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड द नॉमिनल हेड विल बी द प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो पुअर के लिए वर्क करे, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, पॉवर्टी को खत्म करे और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जो है जैसे कि विमेन, माइनॉरिटीज, एससीज, एसटीज और उनकी डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। ये ट्विन गोल्स थे हमारी पहली गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर 14-15 अगस्त में। इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, आपको पता ही है। ईयर 1947 वॉज द ईयर ऑफ वायलेंस, ट्रॉमा, डिस्प्लेसमेंट, कम्युनल राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स, पार्टीशन। दिस वॉज एवरीथिंग विच वी गॉट विद द इंडिपेंडेंस। In this situation, India started its journey of achieving several goals. ऐसी सिचुएशंस के साथ वायलेंस, ट्रॉमा, डिस्प्लेसमेंट, कम्युनल राइट्स, इनके साथ ही हमने अपनी जर्नी शुरू की अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। कौन से हमारे सामने उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए चैलेंजेस थे? सबसे पहला चैलेंज था शेप द नेशन, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, जो हम चैलेंजेस में पढ़ने जा रहे हैं। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज चैप्टर नंबर 2, era of one party dominance and ensure the development and well-being of the entire society. This is the chapter 3, मतलब डेवलपमेंट मीन इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ द कंट्री। ये 3 चैलेंजेस भी थे, आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ, एक हिंट दे रही हूँ। और ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर भी हैं इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमारी बुक है उसके। सबसे पहले शेप द नेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंश्योर द डेवलपमेंट। शेप द नेशन में चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे कैसे ये। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। सो चैप्टर 1 का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई आफ्टर 1947, डिस्प्लेसमेंट, मुस्लिम्स पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से हिंदूज इंडिया में आए। रिहैबिलिटेशन, उनको दोबारा से बसाना, उनको घर देना, जो पाकिस्तान से अपने घर छोड़ के इंडिया आए हैं और जो इंडिया से अपने घर छोड़ के पाकिस्तान में गए हैं। 14-15 अगस्त 1947 को नॉट 1 but 2 नेशन स्टेट्स केम टू एग्जिस्टेंस, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। एक नहीं 2 नेशंस बने, इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसको बोला जाता है 2 नेशन थ्योरी। ये जो 2 नेशन थ्योरी है ये हमें किसने दी है? मुस्लिम लीग ने। ये किसकी देन है हमें? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या है? वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है जो कि वर्क करती है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में, वैसे ही इंडिया के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, मुस्लिम लीग। जैसे कांग्रेस के हेड जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो मुस्लिम लीग के हेड कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी बाय द मुस्लिम लीग एंड दे डिमांडेड पाकिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट कंट्री हमारे मुस्लिम पीपल के लिए। कांग्रेस लीडर्स वर अगेंस्ट दिस। कांग्रेस लीडर ने बोला नहीं जी, हम तो कभी भी कोई पाक मुस्लिम नाम के लिए अलग कंट्री नहीं बनाएंगे। इसमें ब्रिटिशर्स ने एक बिग रोल प्ले किया फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला कि तुम अपना अलग नेशन जो है उसको कहो कांग्रेस को कि वी वांट अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स। Actually, this division was very painful. How it was very painful? Because it was not only the division of countries, it was actually the division of hearts. बहुत से ऐसे मुस्लिम्स थे जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, और बहुत से जैसे हिंदूज थे जो अपने घर छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के, अपना रूट्स छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया नहीं आना चाहते थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 14 और 15 की रात को विद इन सम आवर्स अनाउंस हो गया कि नाउ देयर आर 2 कंट्रीज, वन इज इंडिया एंड अदर वन इज पाकिस्तान। So how the partition process happened? This is the very important point कि partition actually हुआ कैसे।
इट वॉज नॉट ओनली पेनफुल बट वेरी डिफिकल्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। बहुत मुश्किल था इसको इम्प्लीमेंट करना। रिलीजियस मेजोरिटीज ने इसको कैसे फॉलो किया? द एरियाज वेयर हिंदूज वर इन मेजोरिटी रिमेन विद इंडिया। ये बोला गया वो एरियाज जहां पे हिंदूज मेजोरिटी में है वो रहेंगे इंडिया के पास, इंडिया विद हिंदू मेजोरिटी। एंड जो एरियाज जो हैं वो मुस्लिम्स वाले हैं, जहां पे ज्यादा मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, वो पाकिस्तान में चला जाएगा। पर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि कोई पता नहीं था एक्चुअली में। देयर वॉज ऐसी नो सिंगल बेल्ट, कोई इंडिया में ऐसी बेल्ट नहीं थी जहां पे ओनली मुस्लिम्स रह रहे हैं और यहाँ पे ओनली हिंदूज रह रहे हैं। दे वर लाइक मिक्स्ड। तो ऐसी कोई प्रोमिनेंट बेल्ट नहीं थी जहां पे ओनली मुस्लिम्स वर लिविंग। टू मेन, फिर बाद में बहुत कंसल्टेशन के बाद, कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये पता चला कि जो इंडिया के वेस्ट साइड है और जो इंडिया की ईस्ट साइड है उसमें मुस्लिम्स जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो वेस्ट मतलब पाकिस्तान और ईस्ट मतलब बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसमें और ईस्ट जो है वहां पे बहुत सारे, मैं आपको एक बार मैप दिखाती हूँ, उसमें आप देखना। लेट्स गो थ्रू द मैप। सपोज दिस इज द मैप। तो वेस्ट पाकिस्तान वॉज ये वाला, इधर मेजोरिटी मुस्लिम्स रहते थे, और ईस्ट पाकिस्तान जिसको लेटर बांग्लादेश बनाया गया, जो वेस्ट बंगाल के पास था, उन दोनों को मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया गया और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान बन गया और ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया। ये ईस्ट पाकिस्तान 1971 तक बना, जब तक इंडो पाक वॉर नहीं हुई, और वॉर के बाद its name was changed into Bangladesh. So it was very difficult. Then also they find ki there are two belts where Muslims were in majority. One is West Pakistan and East Pakistan, Bangladesh. So two main areas Muslim concentration in East Bangladesh and in West Pakistan. तो रेस्ट वॉज इन द इंडिया। जो चीज जगह बचे वो बन गए इंडिया। तो डिफिकल्टी ऑफ पार्टीशन क्या थी कि नॉट एवरी मुस्लिम, सारे मुस्लिम जो थे, सब मुस्लिम्स को बोला गया कि इधर यू गो टू वेस्ट पाकिस्तान और यू कैन गो टू ईस्ट पाकिस्तान। बट देयर वर सो मेनी, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स मुस्लिम्स दोज हु डोंट वांट टू गो ईदर विद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दे वांट टू रिमेन विद द इंडियन, they want to unite with India. One of them was Abdul Ghaffar Khan. Very important. Just underline that. Popularly known as Frontier Gandhi. उनको क्या बोला जाता था? फ्रंटियर गांधी। ही वॉज द लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अब आप बोलोगे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस मतलब द एरियाज अंडर नाउअडेज अंडर पाकिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर, पार्ट्स ऑफ पंजाब। आपको पता होगा पंजाब को आधा इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है। इंडिया में उसको पंजाब बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको लाहौर भी बोलते हैं। तो आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में रह गया। तो ये जो एरियाज थे दे वर नोन एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। दे वर अपोजिंग दैट टू नेशन थ्योरी विच वॉज गिवन बाय मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए। अब्दुल गफ्फार खान की आवाज को इग्नोर किया गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के अंदर ऐड कर दिया गया। So the third difficulty, third problem, first problem was difficulty of segregation of the Muslim belts. Second difficulty of partition was not agreed by some of the Muslims to join either. आपको आधा इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है। इंडिया में उसको पंजाब बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको लाहौर भी बोलते हैं। तो आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में रह गया। तो ये जो एरियाज थे दे वर नोन एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। दे वर अपोजिंग दैट टू नेशन थ्योरी विच वॉज गिवन बाय मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए। अब्दुल गफ्फार खान की आवाज को इग्नोर किया गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के अंदर ऐड कर दिया गया। So the third difficulty, third problem, first problem was difficulty of segregation of the Muslim belts. Second difficulty of partition was not agreed by some of the Muslims to join either East Pakistan or West Pakistan. Third was
difficulty or problem in two nation theory was Punjab and Bengal were very large area where non-Muslims were in majority. जो पंजाब और वेस्ट बंगाल के पार्ट्स थे वहां पे बहुत सारे जो थे वो मुस्लिम मेजोरिटी में थे, तो इन प्रोविंसेस को ही बाइफरकेट कर दिया गया। जो पंजाब है उसको बाइफरकेट कर दिया गया और जो वेस्ट बंगाल है उसको बाइफरकेट करके आधा वो वेस्ट बंगाल चला गया ईस्ट पाकिस्तान में और पंजाब चला गया वेस्ट पाकिस्तान में। 14 और 15 अगस्त ने एक डीपेस्ट ट्रॉमा क्रिएट किया विद द पीपल ऑफ पंजाब एंड बंगाल। वो भी डिवाइड हुआ, इंडिया तो डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पंजाब और बंगाल के ऊपर भी डीपेस्ट ट्रॉमा आया फॉर द पार्टीशन दैट देयर ओन स्टेट्स वर ऑल्सो बाइफरकेटेड। इन शॉर्ट नोटिस 1-2 घंटे के नोटिस में ही मुस्लिम माइग्रेटेड टू पाकिस्तान and Hindus migrated from Pakistan to India। फोर्थ सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आई पार्टीशन में was the problem of minorities on both sides of border। lakhs of Hindus and Sikhs that were now in Pakistan and equally large number of Muslims found themselves minorities। अब जो बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया में रह गए वो अपने आप को माइनॉरिटी में बन गए और जो इंडिया में थोड़े बहुत अदर रिलीजन के लोग रह गए वो भी अपने आप को वहां पे माइनॉरिटी बन गए। दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख थे वो माइनॉरिटीज थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था। दे माइग्रेटेड टू इंडिया एंड स्टार्टेड लिविंग इन रिफ्यूजी कैंप। सेम वाइस वर्सा द मुस्लिम्स हु वर लिविंग इन इंडिया दे माइग्रेटेड टू Pakistan। So after all these difficulties, how many difficulties we have done? 4 difficulties of the partition. First was the allocation of the to concentrate on the single beds for Muslims. Then Muslims were not agreed to join Pakistan. Third problem was the bifurcation of Punjab and Bengal, and fourth was the minorities problem in India as well as in Pakistan। So what were the consequences of partition? Partition के consequences क्या हुए? There were so many consequences. Some of them are all of them are as follows। There were killings and atrocities on both sides of the border। दोनों साइड्स ऑफ बॉर्डर में बहुत सारी किलिंग्स, मास किलिंग्स किए गए और लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए गए, एट्रोसिटीज किए गए। किलिंग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, और उनको क्या बोला गया? किलिंग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी। अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम द कम्युनल जोन्स। कौन से दो पार्ट्स बन गए जोन, कम्युनल जोन्स? अमृतसर एंड कोलकाता, पार्ट ऑफ पंजाब अमृतसर एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता। Secured temporary, people migrated from Pakistan and India secured temporary shelters in the refugee camps on both sides of border। They were attacked, killed and even raped। In many cases women were killed by their own family members। अपने ही फैमिली मेंबर्स ने अपनी बेटियों को, बहुओं को, माओं को मार दिया, विच इज नोन एज ऑनर किलिंग्स। ऑनर किलिंग्स क्या होती है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी माँ, बेटी, बहुओं, बेटियों को मार दिया ताकि उनके ऊपर कुछ वो गलत होता हुआ ना देख सके। Many children were separated from their families, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को मार दिया गया, लूट लिया गया, उनको उनके ऊपर अटैक किया गया। They were separated from their families। They lived, वो बच्चे बहुत साल तक रिफ्यूजी कैंप्स में रहे। Even writers, poets, filmmakers expressed their views in division of arts in the form of poets, dramas, movies। One of the movie they have given example of this movie, Garam Hawa। Salim Mirza, a shoe manufacturer in Agra, increasingly finds himself a strange amid the people he has lived with all his life। जिनके साथ वो सारी जिंदगी रहा, एक ही रात में वो सब लोग बदल गए।
पार्टीशन होते ही बिजनेस सफर्स, उसका बिजनेस बंद हो गया. रिफ्यूजीज फ्रॉम अदर साइड ऑफ पार्टीशन ऑक्यूपाइज देयर एंसेस्ट्रल ड्वेलिंग्स, उसके घर, उसकी सारी चीजों पे उन्होंने कब्जा कर लिया. हिज डॉटर टू हैड अ ट्रेजिक एंड. हिज डॉटर वाज ड्रामेटिकली किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज. You can watch these movies by your own and you will come to know the scene of partition. Very tragic scene. 80 लाख पीपल माइग्रेटेड. कितने लाख लोग? 80 लाख लोग माइग्रेट हुए. 5 to 8 lakh were killed. Employees of government and the railways were also divided. इवन जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे उनको भी पाकिस्तान में और इंडिया में डिवाइड हो गए. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम्स. फिर भी जो 12% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा थे वो मुस्लिम्स थे. इन 1951 के सेंसस में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी कंसिडर किया, लाइक अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज विच वर लिविंग इन इंडिया एट दैट टाइम, like Jains, Buddhists, Christians, Sikhs, Parsis, Jews, etc., and given them as considered them as their minority. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे क्या थी, जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे. इंडिपेंडेंस तो आ गई, अब उन प्रिंसली स्टेट्स को जिनके रूलर प्रिंसेस हैं उनको यूनिफाई करना इनटू द इंडियन यूनियन वाज द बिगेस्ट टास्क एंड डिफिकल्ट टास्क. हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर? 565 प्रिंसली स्टेट्स थे. सो प्रिंसली स्टेट्स का मीनिंग क्या होता है पहले हम वो एक्सप्लेन करेंगे. बहुत सारे लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस. सेवरल, जितने भी बड़े, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपली स्टेट्स आर ऑफ सेम साइज, दे कैन बी स्मॉल, दे कैन बी लार्ज. उनको रूल प्रिंसली स्टेट्स को जो रूल करते थे वो प्रिंसेस थे और उनको क्या बोलते थे? प्रिंसली स्टेट्स. तो साथ में ब्रिटिश पैरामाउंसी भी थी. ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या होती है? देयर वर 2 थिंग्स इन अ स्टेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल जो चीजें थी उनको संभालते थे प्रिंसेस. जो स्टेट का प्रिंस होता था सारे इंटरनल अफेयर्स, एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी, जितनी देर तक वो ब्रिटिश के अंडर रहते थे उनके सारे इंटरनल मैटर्स जो थे वो प्रिंसेस खुद ही हैंडल करते थे. और जो एक्सटर्नल मैटर्स थे दे वर ऑल हैंडल्ड बाय द ब्रिटिश. लाइक मैटर्स लाइक किसी के साथ कोई ट्रीटी करनी है, कोई अग्रीमेंट करना है, कोई किसी तरह का ट्रेड शुरू करना है किसी दूसरी स्टेट के साथ, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन. दैट वाज कॉल्ड ब्रिटिश पैरामेंसी और ब्रिटिश सुजरानिटी. तो उनको 565 प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई करना, उनको इंडियन यूनियन के अंदर लाना वॉज नॉट एन ईजी टास्क. उसके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स आए? उनके प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या थे कि 1/3 ऑफ इंडिया वाज कवर्ड बाय प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स कितने स्टेट पार्ट ऑफ इंडिया में थी? 1/3 जो था. मींस आई ऑलरेडी टोल्ड यू 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर. उनको इंडियन यूनियन में लाना वाज द बिगेस्ट टास्क. जब ब्रिटिश पैरामेंसी खत्म हुई 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद ब्रिटिश ने चॉइस दे दी प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को कि ईदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया. what time it had happened in 1947. 1947 में उन प्रिंसली स्टेट्स ने ये तय कर लिया कि या तो हम ब्रिटिश के साथ पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे या इंडिया के साथ ज्वाइन करेंगे. ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट्स का जो ब्रिटिश पैरामेंसी थी लैप्स करते करते ही ये बात बोल दी प्रिंसली स्टेट्स को कि ईदर यू हैव फ्री चॉइस टू ईदर ज्वाइन विद पाकिस्तान और विद इंडिया. So 565 princely state would become legally independent. क्या हुआ? वो states legally independent हो गए. उनके ऊपर अब किसी तरह legally क्या होता है? कानूनी तौर पे वो according to the law they were independent. उनके ऊपर किसी का रूल नहीं था. These states were free to join, merge either with Pakistan or with India. बिल्कुल फ्री थे वो, या चाहे तो इंडिया के साथ ज्वाइन करें, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करें. So the decision was left not to the people but to the princely rulers. देखो इसमें बहुत बड़ी बात है कि जब 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट किया गया तो उनको ये बोला गया कि तुम इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लो, लेकिन उनके लोगों से कुछ नहीं पूछा गया.
So the whole right of joining either with Pakistan or with India was given to the princes, not to the people. It was a big problem for India to unify these princely states. इन princely states को unify करना, जोड़ना अपने इंडियन यूनियन में, अपने आप में ही princely states के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था. फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ त्रेवनकोर के जितने रूलर्स थे, जो फर्स्ट रूलर था, जो वहाँ का रूलर इंडिपेंडेंस के बाद था, उसने क्या बोला कि आई विल बी इंडिपेंडेंट, आई विल नॉट ज्वाइन इंडिया, आई विल नॉट ज्वाइन पाकिस्तान, व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमेन इंडिपेंडेंट. निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट किया कुछ दिन बाद कि आई विल ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट. सेम विद द नवाब ऑफ भोपाल, उन्होंने भी बोला कि आई विल नॉट ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, आई विल नॉट साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आई विल नॉट साइन एंड आई विल रिमेन इंडिपेंडेंट. इफ दैट हैपेंड, अगर ऐसा हो तो व्हाट विल हैपन फर्दर, देयर विल बी डिवीजन इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज. इंडिया के अंदर ही बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज बन जाते. तो क्या ये इंडियन गवर्नमेंट होने देती? बिल्कुल भी नहीं. जिसने इतनी मुश्किल से 1947 में अपने आप को इंडिपेंडेंस ली, वो ये ऐसा होने देते? वो नहीं होने देते. सो गवर्नमेंट वॉज कन्फर्म टू एंटर देम इनटू इंडियन यूनियन. गवर्नमेंट ने ये कन्फर्म किया कि इनको, इन तीनों को एज वेल एज अदर 565 को, वी विल ज्वाइन देम विद इंडियन यूनियन बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. So this responsibility, huge responsibility, was given to one responsible person, that was सरदार वल्लभ भाई पटेल. जवाहरलाल नेहरू जी की जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी, उन्हीं उसमें ही वो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप 565 प्रिंसली स्टेट्स का यूनिफाई करो इन द इंडियन यूनियन के अंदर. इंडिया के साथ उनको मर्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई. आजकल उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है गुजरात में. आप लोग, पता है ना, बहुत लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, बिकॉज दैट इज अ गुड प्लेस टू सी सच अ ह्यूज statue of Sardar Vallabhbhai Patel. Because of all this, because he was responsible for bringing all the princely states to the Indian Union, that is why he has given so much importance, and his statue of unity has been deployed there by the government of India. Get into the agreement with the princely states. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट में लाने की प्रिंसली स्टेट्स को किसको दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को. ओनली उस टाइम पे, ओनली अगर हम उड़ीसा की बात करें बेटा, तो उड़ीसा में ही 26 स्मॉल स्टेट्स थे, और गुजरात में 14 स्टेट्स थे, और 119 स्मॉल स्टेट्स थे. 565 प्रिंसली स्टेट्स में से जो 26 स्मॉल स्टेट्स थे वो उड़ीसा में थे, 14 गुजरात में थे, और 119 जो थे स्मॉल स्टेट्स थे, जो कि मर्ज होके ये सारे प्रिंसली स्टेट्स बन. मतलब आज का प्रेजेंट का जो उड़ीसा है उसके अंदर 26 स्टेट्स थे, और जो गुजरात है हमारा उसी के अंदर 14 स्टेट्स थे. उन सबको एक करके उड़ीसा बनाया गया, और उनको सबको एक करके ही गुजरात बनाया गया है. अंडरस्टूड? चलो, देन द गवर्नमेंट अप्रोच वॉज फ्लेक्सिबल. उन गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमसे यूनिफाई करो, हमारे साथ जुड़ो, नॉट विद द पाकिस्तान. वी विल ऑलवेज कीप अवर अप्रोच फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू गिव ऑटोनॉमी टू द प्रिंसली स्टेट्स. इन्होंने बोला कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे, आपके रूल्स भी माने जाएंगे, और हम आप हमारे साथ यूनिफाई हो जाओ. आपको ऑटोनॉमी मीन पावर, आपको भी हम कुछ पावर देंगे कि आप अपने स्टेट के अंदर पावरफुल रहो. फिर डिमार्केशन ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज वॉज गिवन सुप्रीम इंपॉर्टेंस. अभी तक तो किसी को यही नहीं पता था कि किस स्टेट की कौन सी बाउंड्री है, तो उनकी बाउंड्रीज को भी डिमार्क करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि गुजरात की बाउंड्री कितनी होगी, हैदराबाद की बाउंड्री क्या होगी, उड़ीसा की बाउंड्री क्या होगी, उसको भी इंपॉर्टेंस दी गई. Before 15th August 1947, the rulers of most of the states signed the instrument of accession. 556 princely states ने
15 अगस्त 1947 से पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन मीन हम आपको एक्सेस, आप आपके साथ जाते हैं, हम आपके साथ मिलेंगे। जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया को सक्सेसर माना गया यूएसएसआर का। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये सारी स्टेट्स जो थी वो इंडियन यूनियन के साथ आके मिली, और विच मीन्स दैट दे अग्री टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, वो इंडियन यूनियन का ही पार्ट रहेंगी। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ, हाँ लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिनको अपने इंडियन यूनियन के साथ जोड़ना थोड़ा टफ था। वो थी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। बेटा प्लीज ये बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता होता है कि कौन सी प्रिंसली स्टेट को अपने अंदर जोड़ने में, यूनिफाई करने में प्रॉब्लम आई। तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। जूनागढ़ का इशू रिजॉल्व हो गया आफ्टर द प्लेबिसिट। प्लेबिसिट क्या होता है कि लोगों से वोटिंग करवा ली गई कि वो कहाँ किसके साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। डायरेक्ट वोटिंग करवाई जाती है, तो लोगों से पूछा गया तो लोगों ने अपनी डिजायर बताई कि दे वांट टू ज्वाइन विद इंडिया। तो ये वाली सिचुएशन वहां पे जूनागढ़ सॉल्व हो गया। और उसके बाद कश्मीर की हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 के भी अंदर। Kashmir problem is a big full-fledged topic, so we will study this in chapter 8. So don't worry about that, I'll complete this in chapter, cover this in chapter 8. So in this chapter we are going to look at the cases of Hyderabad and Manipur. It was very difficult for Hyderabad and Manipur to convince them to join Indian Union. Is that clear? Can you see that? Okay. Now come to Hyderabad. What was the problem of Hyderabad? हैदराबाद का रूलर कौन था बेटा? निजाम. Nizam was the ruler of Hyderabad at that time. He was the largest, it was the largest princely state, and some part of old Hyderabad are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. हैदराबाद इतना बड़ा था कि उसके आज भी कुछ पार्ट्स जो है महाराष्ट्र में डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री के बाद ज्वाइन हुए हैं, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। निजाम वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज वर्ल्ड्स वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन था उस टाइम पे निजाम। उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 1947 में, जिसमें कि उन्होंने 1 ईयर का टाइम लिया कि वी आर नॉट साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, हम एक्सेशन का वाला जो ट्रीटी है वो साइन नहीं करेंगे, ड्राफ्ट नहीं साइन करेंगे, वी विल साइन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। उन्होंने 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया, जिसपे कि उन्होंने ये बोला कि वी विल टेक 1 ईयर ऑफ टाइम एंड देन वी विल साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रिंसली स्टेट्स टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दैट वी आर एंटरिंग इनटू, वी आर merging ourselves into Indian Union. Peasants of Hyderabad, Telangana rose against Nizam. जो फार्मर्स थे हैदराबाद और तेलंगाना के, वो निज़ाम के अगेंस्ट हो गए। इवन विमेन ने भी ज्वाइन कर लिया पीजेंट्स को, निज़ाम के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई उसमें। तो निज़ाम की एक पर्सनल आर्मी थी, पर्सनल आर्मी ऑफ निज़ाम, जिसका नाम था रजाकर्स। क्या नाम था? रजाकर्स। पर्सनल मिलिट्री ऑफ निजाम। दे वर ब्रूटल, बहुत ही ब्रूटल थे, मर्डरर थे। दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे रेप विमेन, दे वर हार्टलेस पीपल एंड सेंटर जब उन्होंने इन पीजेंट्स पे और विमेन पे हमला किया रजाकर्स ने कि दे वर अगेंस्ट निज़ाम टू वाई द निज़ाम इज नॉट साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देन दे रजाकर्स स्टार्टेड डूइंग ब्रूटल एंड actions on them, and then center government ordered army to move into the Hyderabad and control the Nizam army. तब उस टाइम पे रजाकर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, उनको ऑर्डर दिया गया कि आप हैदराबाद में जाके निज़ाम की जो फोर्सेस हैं, जो कि रजाकर्स हैं, उनको कंट्रोल करो।
ताकि वो लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज ना करें। दिस लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया, एंड उसमें निज़ाम की आर्मी हार गई और निज़ाम को इंडिया के साथ एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा, एंड दिस वे हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। नाउ द नेक्स्ट केस इज मणिपुर। मणिपुर के केस में क्या हुआ? रूलर नेम वॉज राजा बोध चंद्रा सिंह। क्या रूलर का नाम था मणिपुर के? राजा बोध चंद्रा सिंह। जैसे कि निज़ाम वहां पे थे हैदराबाद में, मणिपुर में राजा बोध चंद्रा सिंह थे, कश्मीर में महाराजा हरि सिंह थे। तो महाराजा साइंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट, वोटिंग वॉज डिमांडेड बाय पीपल। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो वहां के मणिपुर के लोगों ने बोला कि चलो वोटिंग कराते हैं और अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उसको हम बनाते हैं अपनी कंट्री, अपनी स्टेट में जून 1948 में। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मतलब जो किंग विल बी द, जो प्रिंस है वो भी रूलर होगा, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो भी वर्क करेगी। तो मणिपुर बिकेम द फर्स्ट स्टेट, ये याद रखना, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कौन सी ऐसी स्टेट थी जो फर्स्ट स्टेट थी जिसने इलेक्शंस कराए गए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? दैट वाज मणिपुर। नाउ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट वांट मणिपुर टू मर्ज इनटू द इंडियन यूनियन। जो मेंबर्स थे असेंबली के, जो असेंबली के मेंबर चुने गए, उन्होंने बोला कि हम इंडियन यूनियन में मर्ज नहीं होना चाहते। हमने तो अपनी गवर्नमेंट चुन ली है, तो हम उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को रखते हुए मोनार्की के साथ अपनी कंट्री स्टेट में ऐसे ही वर्क करेंगे विद अवर इलेक्टेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भी फिर प्रेशराइज किया द महाराजा टू साइन अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर। तो महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया 1949 में। बट महाराजा ने एक गलती की कि उन्होंने पीपल को कंसल्ट नहीं किया वहां के। जब महाराजा ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन यूनियन विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, क्योंकि वहां पे इलेक्शन हो चुके थे, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली इलेक्ट हो चुकी थी, एमएलएज वर सिलेक्टेड। उन्होंने बोला था कि हम इंडिया के साथ मर्ज नहीं होंगे, पर जब महाराजा ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया तो उन्होंने इनको, पीपल को और एमएलएज को, लेजिस्लेटिव असेंबली को ये बात पूछी ही नहीं कि वेदर आई शुड साइन दिस और नॉट। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट इन मणिपुर। बहुत ही लोगों में और लीडर्स में गुस्सा आ गया मणिपुर में महाराजा के खिलाफ, जो कि आज भी देखा जाता है। अब बेटा देखो, जैसे ये सारे स्टेट्स पार्ट ऑफ इंडिया बनने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या जरूरत थी? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की। उन जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? पहले सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसकी इंटरनल बाउंड्रीज जो, उसको रीऑर्गेनाइज करना, कि जो इंडिया है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं अभी तो उनकी बाउंड्रीज नहीं पता ना, उनकी बाउंड्रीज को, इंटरनल बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा से देखना कि कौन सी स्टेट की कौन सी बाउंड्री होगी। तो और दूसरी बात, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। और ये जो बाउंड्रीज डिवीजन होने थे ये किसके बेसिस पे होने थे? लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे। हिंदी पंजाबी स्पीकिंग के लिए पंजाब, हरियाणवी स्पीकिंग के लिए हरियाणा, लेकिन उसको बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो उसमें ही क्या होता है, नागपुर सेशन होता है 1920 में, जिसने कांग्रेस प्रॉमिस करती है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट्स को? लैंग्वेज के बेसिस में। Our leaders were scared after partition that it is right to reorganize the state on the basis of language. जो लीडर्स थे उनको अभी डर लग रहा था कि अभी अभी कंट्री आज़ाद हुआ है, कहीं ये ना हो कि ये मे बी लीड टू डिसइंटीग्रेशन हो जाए। अगर कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया तो कहीं लोग लड़ पड़े आपस में और वो कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाए। दे वर इन डायलेमा मीन वो सोच रहे थे कि लैंग्वेज बेसिस पे इसको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स को किया जाए या ना किया जाए।
तो इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट, हमारी इकोनॉमी उस टाइम पे इतनी अच्छी थी नहीं ज़्यादा, देवर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन, इट ऑन नॉट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन। लीडर्स चाहते थे कि पहले इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया जाए, कि अपनी इकोनॉमी को ठीक किया जाए, एंड देन दे विल कंसंट्रेट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। उसी बीच में क्या हुआ, एक लोकल लीडर के द्वारा विशाल आंध्रा मूवमेंट शुरू कर दी गई। जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे ओल्ड मद्रास प्रोविंस ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उन्होंने क्या डिमांड कर दिया, उन्होंने विशाल आंध्रा मूवमेंट में सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट की डिमांड कर दी, जो कि गवर्नमेंट ने डिनाई कर दी कि ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उसके अगेंस्ट एजिटेशन शुरू हो गया और तेलुगु स्पीकिंग डिमांडेड सेपरेट आंध्रा के लिए पोटी श्रीरामल्लू, याद रखना, पोटी श्रीरामल्लू कांग्रेस लीडर थे, नोन एज द वेटरन गांधी, उनको क्या बोलते हैं, वेटरन गांधी भी बोलते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया इनडेफिनिट फास्ट फॉर 56 डेज, 56 डेज के लिए उन्होंने फास्ट किया, जो कि इनडेफिनिट था, वो इसके आगे भी चल सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली 56 डे पे ही उनकी डेथ हो गई एंड गवर्नमेंट डिड नॉट फुलफिल हिज डिमांड्स। जब गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की, ड्यूरिंग द फास्ट ही डाइड आफ्टर 56 डेज। तेलुगु स्पीकिंग पीपल बिकेम वायलेंट जब उनके इतने बड़े लीडर पोटी श्रीरामल्लू, जिन्होंने आंध्र प्रदेश दिलवाने के लिए उनके लिए इतनी हेल्प किया, इनडेफिनिट फास्ट किया, उनकी डेथ हो गई, तो दे वर वायलेंट, दे बिकेम वेरी वायलेंट एंड प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, because of the violence of the people, agitations of the people after the death of Poti Sriramalu, PM decided to separate आंध्र प्रदेश in 1952 और 1952 में आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया। स्टार्टिंग ऑफ द आंध्र प्रदेश इन 1952 सेपरेट स्टेटहुड, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसको ये बोला गया कि आप एक रिपोर्ट लिखो और बताओ हमें कि कैसे जो है वो बाउंड्रीज जो स्टेट की हैं उनको रीड्रॉ किया जाएगा, जो कि बना 1953 में। कब बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? 1953 में, टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट विल बी रीड्रॉन। 1956 में उन्होंने अपना एक एक्ट पास किया, अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उन्होंने बोला कि द कंट्री बाउंड्रीज विल बी रीड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, which is nowadays we all know is very successful. In 1956, on the basis of this state reorganization commission, 14 new states and 6 union territories came into existence. This gave strength, unity and harmony to the country. And this was it, and the chapter has finished according to me right now. If you have any queries, you can ask me question in the comment box. Please, if you like my chapter, if you like the way I am teaching, please like, subscribe and share my channel.